हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और आज उस सीरीज़ में अपना पहला वीडियो है, ये टोटल है दोस्तों। सबसे पहले अपनी शुरुआत करेंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट पेपर 2007। ये दोस्तों 2007 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, पहले प्रीलिम्स पार्ट होते थे पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये तब का है 2007 का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या है इसमें। दोस्तों मेनली मैं इसमें 22 क्वेश्चन है, तो 2 वीडियो शायद बनेगी इसमें, तो जैसा भी होगा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द पोस्ट ऑफ FADS फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज हैज़ बीन रीडेजिग्नेटेड एज। दोस्तों जो अपने डिपार्टमेंट का सबसे HOD कौन है? CGDA। उसके ऊपर FADS, पहले उसको FADS बोलते थे, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज, लेकिन अब सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस बोलते हैं उसको। सेक्रेटरी है वो डिफेंस फाइनेंस का, ठीक है दोस्तों। हमेशा एक लिंकिंग मेथड आपको याद रखना है, क्वेश्चंस को लिंक करके आपस में पढ़ना है दोस्तों। तो ये है, देखते हैं FADS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में, उसको अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज एंड इट्स सबमिशन टू CAG। ये पूछ रहे हैं दोस्तों, जो डिफेंस सर्विसेज का अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब साल भर का लेखा जोखा जो देना होता है अपने को, CAG को सबमिशन करते हैं CAG को, वो कौन बनाता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? वो है सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, जो उन्होंने अभी पढ़ा है, जिसको FADS बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अपने देखते हैं, हु इज चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर डिफेंस सर्विसेज। जो डिफेंस सर्विसेज का उसका चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर कौन है? वो भी दोस्तों सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस है, जिसको अपने FADS बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ये दोस्तों मैंने 3 वन लाइनर्स लिए हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। जितने मैंने पिछले 15 साल के पेपर सॉल्व किए हैं, उसके अंदर मैंने देखा है लगभग एक क्वेश्चन इनमें से आ ही रहा है। तो सबसे पहले है चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। दोस्तों चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी जो है डिफेंस सर्विसेज की, वो कौन होता है? वो होता है दोस्तों डिफेंस सेक्रेटरी। जो पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सेक्रेटरी होगा, वही होगा चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी अपने डिफेंस सर्विसेज का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर कौन है? वो दोस्तों अभी जस्ट अपने पहले पढ़ा है, जो पहले जिसको FADS बोलते थे, अब सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, वो है दोस्तों CGDA, जो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अपने डिपार्टमेंट की सर्वोत्तम पोस्ट जो है, एपेक्स लेवल पोस्ट है, वो है CGDA, जो है HOD, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखो इसमें दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, जब आप एग्जाम होगा आप पढ़ के भी जाओगे तो भी ये चीज़ें गलत हो सकती है, क्योंकि ये सिमिलर हैं तीनों, लगभग इनके नाम, कहीं अथॉरिटी है कहीं ऑफिसर। तो इसका मैंने याद करने की एक ट्रिक निकाली है, ये है दोस्तों, देखो चीफ 2 बार है, एक में अथॉरिटी है और एक में ऑफिसर है दोस्तों। अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, तो उसी का वो सेक्रेटरी होगा। सुपर सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, उनको जो सचिव बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, सुपर सीनियर IAS ऑफिसर्स, काफ़ी पुराने बैच के रिक्रूटेड IAS ऑफिसर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा डिफेंस सेक्रेटरी जो है अथॉरिटी, और ऑफिसर जो है वो थोड़ा सा नीचे होगा उसका, पर है चीफ ही वो है FADS या सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, ठीक है। और प्रिंसिपल जहाँ जाए, प्रिंसिपल एक हेडमास्टर होता है, तो P से प्रिंसिपल है जो है हेडमास्टर, HOD है हमारे डिपार्टमेंट का, DAD का CGDA, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, द IRLA इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट, IRLA की फुल फॉर्म है, ऑफ आर्मी ऑफिसर्स मेंटेन्ड बाय द CDAO आर सब्जेक्ट टू एन इंटरनल पोस्ट ऑडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटाइटलमेंट्स एंड डिसबर्समेंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% चेक ऑन। दोस्तों काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये, और इसी क्वेश्चन के अंदर दोस्तों 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, जैसे आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले है IRLA, ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट। 2018 में क्लर्क से ऑडिटर का जो एग्जाम था उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, और उससे पहले भी काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। IRLA की फुल फॉर्म है इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट। ये होता क्या है दोस्तों? एक इंडिविजुअल पर्सन की कुंडली है ये, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। IRLA ऑफ आर्मी ऑफिसर्स, दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स का है पे अकाउंट्स कहाँ मेंटेन होता है? PCDAO पूना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, आर्मी ऑफिसर्स का जो पे अकाउंट्स है उससे रिलेटेड एंटाइटलमेंट्स और उसके डिसबर्समेंट्स, उसकी सैलरी, हर एक चीज़ PCDAO में होती है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जो इनकी IRLA है दोस्तों, वो कितनी % चेक की जाती है क्वार्टरली बेसिस पे? वो है दोस्तों 10%, ठीक है। और चौथा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वार्टरली बेसिस। जो IRLA है आर्मी ऑफिसर्स की, PCDAO जिनकी ऑडिट करता है, पोस्ट ऑडिट करता है, उनके एंटाइटलमेंट्स और डिसबर्समेंट्स की 10% चेक वो कब करता है? क्वार्टरली बेसिस पे, हर 3 महीने में। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर 3 महीने में एक बार उसकी वो पोस्ट ऑडिट करता है, ओके। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है विच सेक्शन रिसीव्स द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द MRO।
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है अकाउंट सेक्शन। अब मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। इसको दोस्तों बोलते हैं लिंकिंग मेथड। एक चीज़ ये क्वेश्चन आया, अब इस एमआरओ से रिलेटेड आपको सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसमें से आपका एक दो सवाल पूछा जा सकता है। ये मिनिमम 20 बार पूछा जा चुका है एमआरओ से रिलेटेड क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता ही आता है। 1997 से लेकर 2022 चल रहा है, अभी तक कम से कम 20 बार पूछा गया है। ठीक है, तो अपनी डिटेल में चर्चा करते हैं। यह है दोस्तों एमआरओ की वैलिडिटी है 21 दिन की फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब किसी को एमआरओ डिपॉजिट करवाना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं, तो एमआरओ बनता है उसका मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर। ये पहले ऑफलाइन होता था, आजकल ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन भी आप जमा करवा सकते हो। ईएमआरओ जिस प्लेटफॉर्म को अपने बोलते हैं, वो एक अलग मैटर है, उसको अभी और बताऊंगा मैं। तो एमआरओ की वैलिडिटी होगी 21 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। दूसरा है दोस्तों, ये 3 कॉपी में बनता है। ओके, 3 कौन सी होती है? ओएमआरओ, डीएमआरओ, टीएमआरओ। ओ मतलब ओरिजिनल एमआरओ, डी यानी डुप्लीकेट एमआरओ, टी यानी ट्रिप्लीकेट एमआरओ। सबसे पहले दोस्तों ओएमआरओ और डीएमआरओ को डिपॉजिटर जो है एमआरओ जमा करवा रहा है, बैंक के पास जाता है। वो बैंक हो सकता है, वो एक एज ए ट्रेजरी हो सकती है गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज, या वो एज ए फोकल पॉइंट ब्रांच आपके कार्य करता है। ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट की एसबीआई की ब्रांचेस मान लो आप एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो वहाँ पे ओएमआरओ और डीएमआरओ वो लेके गया। उसके बाद बैंक उसको ड्यूली वेरीफाई करेगा कि किसके अकाउंट में इनको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ओरिजिनल एमआरओ दोस्तों ड्यूली वेरीफाई करके डिपॉजिटर को वापस कर देगा और वो डिपॉजिटर उसको कंसर्न्ड ऑडिट सेक्शन में सेंड कर देगा। और दोस्तों डीएमआरओ जो था उसको भी वेरीफाई करके, दोनों को मिलान करके बैंक जो है सीधा अकाउंट सेक्शन को भेज देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बैंक ने इसको अकाउंट सेक्शन को भेज दिया। और टीएमआर जो ट्रिप्लीकेट कॉपी थी वो डिपॉजिटर अपने पास एज अ ऑफिस कॉपी रखेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे चलते हैं दोस्तों। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ द मेडिकल क्लेम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट। दोस्तों मेडिकल क्लेम्स की लिमिट कितनी है? अगर हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो गया है तो हम कितने मंथ्स के अंदर अपने उसको बिल को ऑडिट के लिए, उसको क्लेम को पास करने के लिए भेज सकते हैं? तो वो है दोस्तों विदिन 3 महीने आपको उसको सबमिट करना है क्लेम करने के लिए पैसा जो भी आपका लगा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन नो एडवांस इज टेकन फॉर एलटीसी द क्लेम शुड बी सबमिटेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जनरल। दोस्तों जब आप एलटीसी जाते हो और आपने एडवांस क्लेम नहीं किया एलटीसी को, जो कि 90% आपको मिलता है, ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा दोस्तों, आपने एडवांस क्लेम नहीं किया है, आप जर्नी परफॉर्म होने के बाद उसको क्लेम करना है। तो आप जर्नी परफॉर्म करके आ गए, कंप्लीशन हो गई जर्नी, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो क्लेम करनी है। अगला चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, हु कैरीज आउट द पोस्ट ऑडिट ऑफ द टीएडीए पे एंड ऑफिस कंटीजेंट बिल ऑफ द ऑफिस ऑफ द पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, इसमें नोट लगा लो, 500 रुपये का नोट लगा लो इस पर, ये जरूर आएगा। क्या चीज़ है देखो दोस्तों, पोस्ट ऑडिट होती है टीएडीए के बिल्स की या कंटीजेंट बिल्स की। पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के बिलों की कौन ऑडिट करता है? उसकी करता है दोस्तों सीडीए पटना। ये आपको रटना है, याद रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, लिंकिंग मेथड यहाँ पे अपने यूज़ कर रहे हैं। डीएडी के बाकी सभी ऑफिस की टीएडीए बिल्स की पोस्ट ऑडिट कौन करता है दोस्तों? पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद या पीसीडीए पेंशन प्रयागराज। अब आप पूछोगे दोस्तों पीसीडीए पटना के बिलों की कौन करता है? सीडीए पटना के बिलों की भी करता है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। मतलब ये है कि सभी डीएडी के ऑफिसों की टीएडीए बिल्स की पोस्ट ऑडिट करता है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, और पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के ऑफिस की करता है सीडीए पटना। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, द पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स प्रोसीडिंग अब्रॉड ऑन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर मेंटेन्ड बाय सीडीएओ। जब भी आर्मी ऑफिसर्स की बात आएगी दोस्तों, उनके पे अकाउंट्स की बात आएगी, भले ही वो अब्रॉड जा रहे हो, उनका जो पे अकाउंट्स है वो सीडीएओ पीसीडीएओ पूना ही मेंटेन करेगा। ठीक है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मेजर पेनल्टी अंडर रूल 14 ऑफ सीसीए रूल इज अ डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। मतलब ऐसी कौन सी मेजर पेनल्टी है जिससे आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो नेक्स्ट कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए? तो वो है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। अगर आपको डिसमिस कर दिया जाएगा जॉब से, तो सर्विस से, तो आप नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते। ठीक है, प्राइवेट पा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब गवर्नमेंट में आप रिक्रूट नहीं हो सकते। इसके बारे में एलेबोरेशन में मैंने आगे क्वेश्चन में समझाया है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पे एंड अलाउंसेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर बुक्ड टू। मार्च के जो दोस्तों पे एंड अलाउंसेस है वो कहाँ बुक होते हैं? द अकाउंट्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। ठीक है, जैसे फरवरी 2018 है, मतलब मार्च 2019 है, तो उसके जो पे एंड अलाउंसेस है वो कौन से मंथ में बुक होंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, मतलब अप्रैल में बुक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट इज ऑपरेटेड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस बिटवीन। डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट क्या होता है दोस्तों? 2 प्रिंसिपल कंट्रोलर्स या 2 पीसीडीए सीडीए के बीच की ट्रांजेक्शंस को अपने क्या बोलते हैं? उनके अकाउंट्स के एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट।
नेक्स्ट है दोस्तों 14 क्वेश्चन, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एमओडी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल आइटम्स आर क्लासिफाइड एज दोज। मतलब कैपिटल आइटम्स बोल सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। मतलब कैपिटल किसको बोलते हैं दोस्तों, कोई भी बड़ी चीज़ है उसको कैपिटल बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में एमओडी के अंदर, और कोई छोटी चीज़ है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। मतलब जो छोटा खर्चा है वो रेवेन्यू का, जो बड़ा खर्चा है वो कैपिटल का। तो इसमें एक लिमिट रखी गई है कैपिटल की, अगर आपके यूनिट का प्राइस 10 लाख या इससे ऊपर, या उसकी लाइफ स्पैन 7 साल या इससे ऊपर है, मतलब कह सकते हैं कम से कम 7 साल लाइफ और 10 लाख का खर्चा उस पर अगर होगा तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे या कैपिटल आइटम्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अपने कोई भी ब्रिज ले सकते हैं, जैसे मैं सबसे मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है ओवर ब्रिज का। ओवर ब्रिज आपको बनवाना है तो दोस्तों उसमें उसकी लाइफ ऐसा तो है नहीं कि 1-2 साल होगी, कम से कम 10-15-20-25 साल के लिए वो बनेगा और उसमें 10 लाख से ज़्यादा खर्चा भी आएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये रूटीन वर्क का नहीं होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई भी एसेट जो है वो परमानेंट नेचर की होती है, उसको बोलते हैं अपने कैपिटल आइटम या कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस मद पे हुआ है। ठीक है, और अगर बाद में इसमें कोई मेंटेनेंस करवाना है, पुल बन के तैयार हो गया, मेंटेनेंस करवाना है, कुछ भी XYZ मरम्मत करवानी है, तो वो उसको बोलते हैं दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाइलेशन वेयर डेटा ऑफ ऑल पंचिंग मीडियम प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द मंथ आर रिफ्लेक्टेड। मतलब पूरा मंथ का जो डेटा है पंचिंग मीडिया का कंपाइल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्शनल कंपाइलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियाज फर्स्ट यूनिफाइड ट्राई सर्विस कमांड इज लोकेटेड एट। ट्राई सर्विस कमांड दोस्तों क्या होता है, ट्राई सर्विस कमांड मतलब जहाँ पे तीनों सेनाएं, जल, थल और एयर, मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनका जो है दोस्तों यूनिफाइड सर्विस कमांड है। मतलब वहाँ पे तीनों ऑपरेट होती है, तीनों सेनाएं वहाँ उपलब्ध है। वो कौन है, पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल। ये एक यूनियन टेरेटरी है जो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक बोनस क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ, ये रीजन ए में आती है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के हिसाब से, जहाँ पे मेनली रीजन्स ए में हिंदी का वर्चस्व है। जैसे इधर अपने आए तो इंडिया में राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, बिहार से जुड़ा हुआ झारखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिंदी भाषा या रीजन ए में इनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेजर पेनाल्टीज एज पर CCA रूल्स। दोस्तों ये प्रीलिम्स 2007 में तो आया ही आया हुआ है, और अप्रैल 2018 के अंदर पार्ट 1 पेपर 1 के एग्जाम के अंदर भी इसके 5 प्रकार पूछे गए थे। इनमें से कोई 2 प्रकार पूछे गए थे कि मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी के 2 एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों में आपको मैं एक जगह कंबाइन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है मेजर पेनल्टी, मेनली 5 प्रकार की होगी। और डिस्क्राइब अबाउट मेजर पेनल्टी, तो इन 5 प्रकार में क्या क्या होगा। पहला है कंपलसरी रिटायरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कंपलसरी रिटायरमेंट, मतलब किसी को परमानेंट रिटायरमेंट दे दिया तो वो हो गया मेजर पेनल्टी में। दूसरा है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, और तीसरा है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। इन दोनों में फ़र्क क्या है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फ्यूचर में वो एम्प्लॉयड हो सकता है। ठीक है, और डिसमिस कर दिया सर्विस से तो वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, कंपलसरी रिटायरमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रिमूवल फ्रॉम सर्विस। अगला है रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब उसको पे के अंदर लोअर स्टेज पे उसको डाल दिया। और पांचवा है रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड एंड पोस्ट ऑफ सर्विस, मतलब उसकी पोस्ट डिग्रेड कर दी। ठीक है, इसकी डिटेल में दोस्तों डिटेल रूल 11 ऑफ CCA रूल में दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ RDR हेड्स। RDR होता है रेमिटेंस डेड हेड्स। इसके अंदर इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज़ किया जाता है दोस्तों, इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है 00। अगर कोई भी अपने पंचिंग मीडिया प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर अगर प्रीफिक्स 00 यूज़ किया हुआ है तो उसका मतलब है वो RDR ट्रांजेक्शन्स हैं। RDR क्या होता है, पैम्पलेट ऑफ RDR, ये आपको मैं अलग एक लेक्चर इसमें बनाऊंगा कि रेमिटेंस डेप्ट हेड क्या होता है, डेप्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, रेमिटेंस में क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। विच सेक्शन डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल 3। दोस्तों शेड्यूल 3 में कौन प्रिपेयर करता है शेड्यूल 3 को, डी सेक्शन यानी डिसबर्समेंट सेक्शन। डी सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो ऑडिट सेक्शन है वो DP शीट, डेली पेमेंट शीट्स बना के उसको डी सेक्शन को फॉरवर्ड करते हैं। और दोस्तों जो डी सेक्शन है मंथली शेड्यूल 3 बनाता है, जिसके अंदर जितने भी उसने ट्रांजेक्शन्स की है उनकी डिटेल रहती है, और वो अकाउंट सेक्शन को भेजता है कंपाइलेशन के लिए। ठीक है, और वो अकाउंट सेक्शन उनको स्क्रूटनी करता है उस चीज़ की। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इश्यूइंग को रिलेशन टू डिफेंस ऑडिट कोड। करेक्शन, सॉरी, अगर डिफेंस ऑडिट कोड में करेक्शन करना है तो वो कौन करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है PCDA सदन कमांड पुणे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिट कोड के अंदर कौन करेगा करेक्शन, PCDA सदन कमांड पुणे।
फोकल पॉइंट ब्रांच स्कीम वाज इंट्रोड्यूस, कब हुई? गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले और 93 में। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो, गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले। ठीक है, कब? 1 अक्टूबर 1993 को। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, द डिफेंस सर्विसेज बजट एस्टिमेट्स आर प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन हाउ मेनी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। दोस्तों जो डिफेंस सर्विसेज का बजट है, बजट एस्टिमेट है, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, उसमें कितनी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है दोस्तों? वो 5 प्रकार की डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है। ठीक है दोस्तों, और ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी सीरीज़ में अपने लगभग 500 से 700 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा MCQs। उससे बाहर मतलब 70-80% पेपर आपका कवर हो जाएगा और अपने एलेबोरेट कर करके उन टॉपिक्स को साथ में और डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।